एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट कंपैरिजन ऑफ प्रोविजन ऑफ नेशनल वाटर पॉलिसीज ऑफ 1987, 2002 एंड 2012। तो पिछले 3 वीडियो में हमने ये 3 जो वाटर पॉलिसीज है, 3 जो वाटर पॉलिसीज है 1987 का, 2002 का, 2012 का, वो हमने ब्रॉडली डिस्कस कर दिया है। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे ये 3 वाटर पॉलिसीज के अंदर। तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सी पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस हुआ है। एक साथ अगर आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं कंपेयर करके कौन से पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस हुआ है। एट फर्स्ट यहाँ पे हमने कलम बनाया है, एक है डिस्क्रिप्शन का, एक है नेशनल वाटर पॉलिसी 1987, एक है नेशनल वाटर पॉलिसी 2002 और एक है नेशनल वाटर पॉलिसी 2012। तो डिस्क्रिप्शन में क्या है, पहला पॉइंट है पर्सपेक्टिव फॉर वाटर रिसोर्स प्लानिंग। तो वाटर रिसोर्स प्लानिंग का पर्सपेक्टिव क्या है, ये है पहला इन डिस्क्रिप्शन। तो 1987 में क्या हुआ था, नेशनल पर्सपेक्टिव के बारे में कहा गया था। 1987 में पहला वाटर पॉलिसी जो है वो बनाया गया था। तो नेशनली एक वाटर पॉलिसी बनाने के बारे में सोचा गया था तब 1987 में। 2002 में भी सेम ही सोचा है, नेशनल पर्सपेक्टिव में कोई एक पॉलिसी हो वाटर रिसोर्स रिलेटेड एंड उसको मैनेजमेंट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, यूज करने के लिए एक नेशनली एक पॉलिसी हो, इसके बारे में भी सोचा गया है। 2002 में भी सेम। 2012 में क्या हुआ है, इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव कंसीडरिंग लोकल, रीजनल, स्टेट एंड नेशनल कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे 2012 में क्या हुआ है, इंटीग्रेट किया गया है पूरे पर्सपेक्टिव को लोकल, रीजनल, स्टेट एंड नेशनल कॉन्टेक्स्ट में। मतलब सभी मिलके एक साथ ये वाटर रिसोर्स जो है इसका मैनेजमेंट एंड प्लानिंग ये सब करेंगे। लोकली होगा, रीजनली होगा, स्टेट लेवल में भी होगा, नेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी होगा, सभी मिलके एक साथ करके। तो पहला डिस्क्रिप्शन आपको समझ में आया। पहला पॉइंट क्या है, पर्सपेक्टिव फॉर वाटर रिसोर्स प्लानिंग। वाटर रिसोर्स प्लानिंग का पर्सपेक्टिव क्या है। 1987, 2002 दोनों में ही नेशनल पर्सपेक्टिव में एक पॉलिसी हो, इसके बारे में भी कहा गया है। 2012 में नेशनल पर्सपेक्टिव के साथ साथ लोकल, रीजनल, स्टेट सभी को एक साथ इंटीग्रेट करके एक पॉलिसी बनाने के बारे में सोचा गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो 1987 में स्टैंडर्डाइज नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में कहा गया है। 2002 में भी सेम स्टैंडर्डाइज नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके बारे में कहा गया है। 2012 में क्या हुआ है, ऑल वाटर रिलेटेड डेटा शुड बी इंटीग्रेटेड विथ वेल डिफाइंड प्रोसीड्योर एंड फॉर्मेट टू एंश्योर ऑनलाइन अपडेशन। तो 2012 में क्या कहा गया है कि जो सब वाटर रिलेटेड डेटा है सबको एक साथ करके इंटीग्रेट करना है, एक अच्छे प्रोसीड्योर के द्वारा सबको एक साथ करके इंटीग्रेट करना है। उसके बाद उनका जो फॉर्मेट है उनको ऑनलाइन अपडेशन एंड ट्रांसफर ऑफ डेटा टू फैसिलिटेट डेवलपमेंट ऑफ डेटाबेस फॉर इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग इन द मैनेजमेंट ऑफ वाटर। एंड वो इंटीग्रेट मतलब जो सब डेटा है उनको इंटीग्रेट करने के बाद उनको ऑनलाइन उनको अपडेट करना है, टाइम टू टाइम कैसे अपडेट हो रहा है वो डेटा, वो अपडेट करना है। एंड वो डेटा ट्रांसफर करना है किसको, वो जो मैनेजमेंट ऑफ वाटर में है, जो इंफॉर्मेशन रिलेटेड जो डिसीजन ले रहे हैं एंड जो सब प्लानिंग बना रहे हैं, वहाँ पे वो डेटा आपको ट्रांसफर करना है। तब जाके उस डेटा के थ्रू वहाँ पे पॉलिसी प्लानिंग ये सब वगैरह होगा। अगर करेंट डेटा ये सब रहेगा तो अच्छे से प्लानिंग कर पाएंगे। एंड ये डेटा टाइम टू टाइम अपडेट भी होना है, टाइम टू टाइम कैसे डेटा चेंज हो रहा है वो भी आपको जानना है। तो सभी इस प्रोसेस के अंदर है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए कि 2012 में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट एंड चेंजेस जो आप बोल सकते हो वाटर पॉलिसी में, वो हुआ है 2012 में। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में 1987, 2002 ये दोनों पॉलिसी में ही स्टैंडर्डाइज नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में कहा गया है। एंड 2012 में क्या कहा गया है कि जो सब डेटा है सबको एक साथ करके इंटीग्रेट करना है एंड ऑनलाइन उनको अपडेशन के लिए देना है, मतलब टाइम टू टाइम उसको अपडेट करना है। फिर जाके वो डेटा ट्रांसफ़र करना है जहाँ पे वो डेटा रिलेटेड काम हो रहा है एंड जिसके थ्रू ये वाटर प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग वगैरह ये सब हो रहा है, वहाँ पे वो डेटा आपको ट्रांसफ़र करना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट है वाटर रिसोर्स प्लानिंग। ये है वाटर रिसोर्स प्लानिंग।
तो 1987 ये है 1987 का कलम, ये है 2002 का, ये है 2012 का। तो 1987 में वाटर रिसोर्स प्लानिंग में क्या कहा गया है, हाइड्रोलॉजिकल यूनिट्स सच एज ए ड्रेनेज बेसिन एज ए होल और ए सब बेसिन। मतलब आपको कैसे प्लान करना है वाटर रिसोर्स को, कोई एक यूनिट आपको पहले चूज करना है। तो कैसे आप यूनिट चूज करोगे, कोई एक रिवर बेसिन एज ए होल और सब बेसिन आपको डिवाइड करना है। मतलब कोई अगर छोटा रिवर हो तो आपको आप उसको एज ए पूरे रिवर को एक साथ करके एक होल ड्रेनेज बेसिन के ऊपर ही आप वाटर रिसोर्स प्लानिंग वगैरह कर सकते हो। अगर कोई बड़ा रिवर होता है तो उसको आप डिवाइड करके सब बेसिन बना सकते हो एंड बना के उसके ऊपर वाटर रिसोर्स प्लानिंग कर सकते हो। तो मेन मीनिंग यहाँ पे क्या है, आपको एज ए रिवर के थ्रू रिवर जो बेसिन एरिया होता है उनके ऊपर बेस करके ही आपको वाटर रिसोर्स प्लानिंग वगैरह ये सब करना है। 2002 में भी सेम यही कहा गया है। 2012 में क्या हुआ है, integrated water resource management taking river basin sub basin as a unit should be the main principle for planning development and management of water resource। 2012 में मेनली क्या कहे गए हैं, जो सब रिवर बेसिन एंड सब बेसिन इन सब के ऊपर हम वाटर रिसोर्स रिलेटेड प्लानिंग वगैरह कर रहे थे अब तक, मतलब 2002 के प्लानिंग तक, पॉलिसी तक, 2002 के पॉलिसी तक। तो 2012 में ये हुआ है कि रिवर बेसिन और सब बेसिन जिसको हम वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए यूज कर रहे हैं उनको एक साथ करके इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन के बारे में यहाँ पे मेनली फोकस किया गया है 2012 में। इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी इंटीग्रेट करने के बारे में कहा गया है एंड जो पर्सपेक्टिव है वहाँ पे भी सभी लोगों को एक साथ में लेके इंटीग्रेट करके प्लानिंग बनाने के बारे में कहा गया है। एंड यहाँ पे सभी जो रिवर बेसिन है, सब बेसिन जिसको हम अलग अलग करके यूनिट में डिवाइड करके रिसोर्स प्लानिंग कर रहे थे उनको एक साथ करके इंटीग्रेट करना है एंड उनके ऊपर प्लानिंग डेवलपमेंट मैनेजमेंट ये सब करना है। ये है मेन प्रिंसिपल 2012 का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग में क्या कहा गया है कि वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुड एज फार एज पॉसिबल बी प्लान्ड एंड डेवलप्ड एज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है ये एज ए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ये प्लान होगा। 2002 में भी सेम। 2012 में क्या हुआ है, ऑल वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुड बी प्लान्ड टू द एक्सटेंट feasible एज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट विथ प्रोविजन ऑफ स्टोरेज टू डिराइव मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम अवेलेबल टोपोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स। तो यहाँ पे 2012 में क्या एडिशन हुआ है कि ये तो पहले से ही था कि जो सब वाटर रिसोर्स रिलेटेड प्रोजेक्ट होगा वो एज ए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट वो होगा। जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वगैरह जो भी होगा वो प्लान किया जाएगा कैसे, एज ए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। उनके साथ साथ यहाँ पे क्या एडिशन हुआ है कि स्टोरेज टू डिराइव, यहाँ पे एक प्रोविजन दिया गया है कि मैक्सिमम बेनिफिट हो, इधर से जितना स्टोरेज यहाँ पे है पानी का उससे मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल पाए विद फ्रॉम अवेलेबल टोपोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स। मतलब जिस एरिया पे ये बन रहा है, मतलब जैसा टोपोलॉजी जैसा लैंड उसको मिल रहा है उस लैंड के मुताबिक एंड जितना वाटर रिसोर्स उनको मिल रहा है उस वाटर रिसोर्स के मुताबिक उसे कितना मतलब बेनिफिट वो कर पा रहा है, एज ए मैक्सिमम बेनिफिट कितना वो कर पाता है, यहाँ पे उसके बारे में यहाँ पे बोला गया है 2012 में। तो मेनली प्रोजेक्ट प्लानिंग में क्या हुआ है, 2002 एंड 1987 दोनों में ही सेम इसको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एज ए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट प्लानिंग करने के बारे में कहा गया है यहाँ पे वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट को। एंड 2012 में मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के बारे में तो कहा गया ही है यहाँ पे, उनके साथ साथ मैक्सिमम बेनिफिट कितना आप उस लैंड से कर पा रहे हो, उस प्रोजेक्ट से कर पा रहे हो, वो उसके ऊपर यहाँ पे फोकस किया गया है। नेक्स्ट क्या है, एनवायरमेंटल फ्लो इन रिवर। तो 1987 में एंड 2002 में क्या कहा गया है, 1987 में पहले देखते हैं, नो स्पेसिफिक मेंशन एक्सेप्ट प्रोवाइडिंग फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट एंड द इकोलॉजिकल बैलेंस। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक मेंशन यहाँ पे किया नहीं गया है कि कितना होना है। तो यहाँ पे क्या बोला है 1987 में, प्रिजर्वेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट का क्वालिटी उनको आपको प्रिजर्व करना है एंड इकोलॉजिकल बैलेंस इनको आपको मेंटेन करना है। इसके बारे में भी 1987 में यही कहा गया है। 2002 में क्या हुआ है, मिनिमम फ्लो शुड बी इंश्योर्ड इन द पेरिनियल स्ट्रीम फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजी एंड सोशल कंसिडरेशन। तो 2002 में क्या एडिशन हुआ है, यहाँ पे जो पेरिनियल जो स्ट्रीम है, पेरिनियल स्ट्रीम मतलब क्या है, जो सब रिवर में
मतलब पूरा ईयर आपको पानी मिलेगा। जो मेनली मेल्टेड जो ग्लेशियर है वहाँ से इस रिवर में पानी आता है, तो ये पूरा ईयर यहाँ पे पानी रहता है। तो ये जब जो जो पेरिनियल स्ट्रीम है हमारे इंडिया में, वहाँ से मिनिमम फ्लो हो सके ऐसा इंश्योरेंस देने के बारे में यहाँ पे कहा गया है। मिनिमम फ्लो होगा तो इधर से कम पानी जाएगा, एंड इनके वजह से क्या होगा, इकोलॉजी एंड सोशल कंसिडरेशन ये सब मेंटेन होगा। तो इसलिए यहाँ पे मिनिमम फ्लो शुड बी इंश्योर्ड इन द पेरिनियल स्ट्रीम, इसके बारे में यहाँ पे मेन फोकस किया गया है। एंड 1987 में क्या हुआ है, एनवायरमेंट का जो क्वालिटी है उनको प्रिजर्व करना, एनवायरमेंट को कंजर्वेट करना, ये था मेन पॉइंट। एंड इकोलॉजिकल बैलेंस इनको मेंटेन करना, ये था मेन पॉइंट। एंड 2002 में जो पेरिनियल स्ट्रीम है जहाँ पे पूरे ईयर पानी मिलता है, उन सब रिवर से मिनिमम फ्लो जा सके, मतलब मिनिमम फ्लो करके पानी जो है वो जा सके, उनके बारे में इंश्योरेंस यहाँ पे दिया गया है। 2012 में क्या एडिशन हुआ है, अ पोर्शन ऑफ रिवर फ्लो should be kept aside to meet ecological need, ensuring that the proportional low and high flow release correspond in time closely to the natural flow regime। यहाँ पे क्या कहा गया है कि रिवर फ्लो जितना हो रहा है उनका एक पोर्शन आपको पहले से डिसाइड करना है, उनको अलग करके रखना है जो इकोलॉजिकल नीड जो है वो मीट कर पाए। इसलिए आपको रिवर का जो पानी है उनका एक परसेंटेज आपको, एक पोर्शन आपको अलग करके रखना है, जो मेनली एनवायरमेंट रिलेटेड एंड इकोलॉजी रिलेटेड काम में वो आ सके। एंड ensuring that the proportional low and high flow release correspond in time closely to the natural flow regime। फ्लो जो रिलीज हो रहा है, मिनिमम फ्लो जैसे 2002 में कहा गया है पेरिनियल रिवर से मिनिमम फ्लो हो सके ऐसा इंश्योरेंस दिया गया है। तो जितना हाई फ्लो लो फ्लो हो रहे हैं, मतलब रिवर के मुताबिक एंड कितना ज़रूरत है पानी, इसके ऊपर बेस करके ये फ्लो डिसाइड होता है। तो लो फ्लो हो रहा है कौन कौन से रिवर से, एंड हाई फ्लो हो रहा है कौन कौन से रिवर से, ये इसका जो प्रोपोर्शन है वो आपको मेंटेन करना है। जो नेचुरल फ्लो रिजिम है उनके क्लोज हो सके, इनका प्रोपोर्शन ये आपको मेंटेन करना है। तो 2012 में मेनली क्या कहे गए हैं, यहाँ पे दो चीज़ के बारे में यहाँ पे बोला गया है। एक तो जो रिवर फ्लो हो रहा है उसका एक पोर्शन आपको पहले से अलग करके रखना है, एंड उसको इकोलॉजिकल पर्पस, एनवायरमेंट पर्पस उनको यूज़ करना है, ठीक है। और क्या कहा गया है, जो हाई फ्लो जो हो रहा है, लो फ्लो जो हो रहा है, उनका जो प्रोपोर्शन है, उनको जो नेचुरल फ्लो रिजिम है, मतलब नेचुरल फ्लो रिजिम मतलब जितना नेचुरली फ्लो होता है उनके क्लोज हो, मतलब ज़्यादा हाई ना हो ज़्यादा लो ना हो, इसके बारे में आपको ख्याल रखना है। यहाँ पे आई थिंक आपको समझ में आया है यहाँ पे क्या बोला है। तो यहाँ पे 2002 में भी चेंजेस हुआ है इस बारे में, इस पॉइंट में। जैसे एनवायरमेंटल फ्लो इन रिवर, तो 1987 में मेनली प्रिजर्वेशन के बारे में कहा गया था, क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट इनको प्रिजर्व करने के बारे में बोला गया था। यहाँ पे 2002 में पेरिनियल स्ट्रीम से मिनिमम फ्लो हो सके, इनके ऊपर इंश्योरेंस दिया गए थे। 2012 में जो मिनिमम फ्लो हो रहे हैं एंड जो मैक्सिमम फ्लो हो रहे हैं, उनका जो प्रोपोर्शन है वो नेचुरल फ्लो रिजिम के क्लोज हो, ये देखने के मतलब ये दिखा जाए पहले से, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट। ये और एक पॉइंट है जिसके ऊपर पॉलिसी में बहुत सारे मतलब इंक्लूड हुआ है इसको। ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट में क्या है, 1987 में क्या कहा गया था, exploitation of groundwater resource should be so regulated as not to exceed the recharging possibilities as also to ensure social equity। तो यहाँ पे क्या कहा गया था, जितना ग्राउंड वाटर जितना आप यूज़ कर रहे हो, एक्सप्लॉइट कर रहे हो, वो जो जितना रिचार्ज हो रहा है, मतलब जितना एक मानो ये एक एक्वीफर है जहाँ पे ग्राउंड वाटर है, यहाँ पे जितना पानी है, जितना वो रिचार्ज कर सकते हैं ये पूरा पानी, इससे आप इतना एक्सप्लॉइट ना करो कि रिचार्ज का जो पॉसिबिलिटीज है उनको एक्सीड कर जाए, मतलब उनको छोड़ के भी ऊपर चले जाए। मतलब जितना पानी होना चाहिए यहाँ पे, जितना पानी यहाँ पे आता है उससे ज़्यादा अब खर्च करो, ऐसा ना हो पाए,
वो आपको ध्यान में रखना है। उनके साथ साथ सोशल इक्विटी भी आपको इंश्योर करना है, मतलब लोगों में सेम तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट हो, कोई लोग ज़्यादा ले कोई लोग कम ले, ऐसा ना हो, जिसका जितना ज़रूरत है वो मीट हो पाए, ये आपको यहाँ पे इंश्योर करना है। तो 1987 में क्या कहा गया है, जो रिचार्जिंग पॉसिबिलिटीज़ है, मतलब जितना वो एक्वीफर रिचार्ज कर सकते हैं उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट 2002 में क्या कहा गया है, यहाँ पे भी सेम बोला गया है कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्स शुड बी सो रेगुलेटेड एज नॉट टू एक्सीड द रिचार्जिंग पॉसिबिलिटीज एज ऑल्सो टू इंश्योर सोशल इक्विटी। तो दोनों में ही सोशल इक्विटी के इंश्योरेंस के बारे में बोला गया है कि मतलब लोगों में इक्विटी के थ्रू ही ये पानी जो है वो मिले, मतलब सभी के लिए सेम तरीके से सेम कंडीशन में ये पानी मिले, वो आपको इंश्योर करना है। 2012 में क्या कहा गया है, डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर लेवल इन ओवर एक्सप्लॉयटेशन एरिया need to be arrested by introducing improved technologies of water use, incentivizing efficient water use and encouraging community based management of aquifer। तो यहाँ पे और एक नया एडिशन हुआ है, तो जिस जगह पे ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, मतलब जिस जगह पे ज़्यादा करके पानी आप इधर से ले रहे हो कि ग्राउंड वाटर डिक्लाइन हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ज़्यादा पानी यूज़ हो रहा है ग्राउंड वाटर से, उस सब जगह को आपको पहले चूज़ करना है, आइडेंटिफाई करना है, एंड वहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करना है जिसके थ्रू आप वाटर यूज़ कम कर पाओ, एंड वो रिचार्जिंग भी वहाँ पे ज़्यादा हो पाए, एंड मैनेजमेंट एक्वीफर अच्छे से कम्युनिटी भी इंक्लूड हो पाए मैनेज करने के लिए उस एक्वीफर को। इसके बारे में 2012 में कहा गया है, मतलब जिस ग्राउंड वाटर लेवल से, मतलब एक्वीफर से ज़्यादा करके पानी आप यूज़ कर रहे हो, उस जगह को आपको आइडेंटिफाई करना है, एंड ज़्यादा पानी यूज़ ना कर सके ये आपको अवेयरनेस लोगों के अंदर देना है, एंड टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव करना है, जैसे उस एक्वीफर को आप मेंटेन कर पाओ, उनका जो क्वालिटी है वो भी आप मेंटेन कर पाओ। इसके लिए आपका जो टेक्नोलॉजी है उनको भी इम्प्रूव करना है, एडुकेशन लोगों में देना है, एंड उस जगह का जो कम्युनिटी है, लोकल जो कम्युनिटी है, उनको भी इस एक्वीफर मैनेजमेंट के अंदर आपको इंक्लूड करना है। तो ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट में मेनली तीनों पॉलिसी में क्या कहा गया है, 1987 एंड 2002 में सेम बोला गया है कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर ना हो पाए, ये आपको देखना है, जितना रिचार्ज हो रहा है, रिचार्जिंग पॉसिबिलिटीज जितना है उससे ज़्यादा आप यूज़ ना करो, इसके बारे में बोला गया है, एंड सोशल इक्विटी मेंटेन हो पाए, सभी में पानी देने का जो इक्विटी है वो मेंटेन हो पाए, वो देखने के लिए यहाँ पे बोला गया है। एंड 2012 में जो एक्वीफर में ज़्यादा करके पानी आप यूज़ कर रहे हो एक्वीफर से, उन सब को आपको पहले चूज़ करना है, देखना है, एंड उनके ऊपर बहुत सारे टेक्नोलॉजीज जो है वो आपको अप्लाई करना है, करके एक्वीफर को आपको मेंटेन करना है, कंजर्वेट करना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। इनके ऊपर क्या कहा गया है, 1987 में एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज शुड बी प्रोवाइडेड टू द एंटायर पॉपुलेशन बोथ इन अर्बन एंड इन रूरल एरिया बाय 1991। तो 1987 के पॉलिसी में मेनली ये टारगेट उन्होंने फिक्स किया था कि 1991 तक जितना अर्बन पॉपुलेशन है, जितना जो रूरल पॉपुलेशन है, सभी के अंदर ड्रिंकिंग वाटर जो है अच्छे से इक्विटी वाइज एंड सभी को मिले, एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज हो पाए, मतलब जिसको जितना पानी ज़रूरी है ड्रिंकिंग पर्पस वो अच्छे से मिले। 1991 तक ये वो टारगेट फिक्स किया था। 2002 में क्या कहा गया है, एडिक्वेट सेफ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज शुड बी प्रोवाइडेड टू द एंटायर पॉपुलेशन बोथ इन अर्बन एंड रूरल एरिया। यहाँ पे कोई टारगेट नहीं फिक्स किया गया है कि इतने साल तक आपको करना है, यहाँ पे सभी के टाइम के लिए, मतलब ऑल ओवर लाइफ के लिए ही कहा गया है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर के बारे में यहाँ पे कहा गया है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर। 1987 में सेफ ड्रिंकिंग वाटर के बारे में कहा नहीं गए थे, क्योंकि उस टाइम जो पानी था वो सेफ ही था, मतलब उस टाइम तक एसिड रेन ये सब वगैरह बहुत कम होता था, इसलिए वो पानी जो था सेफ ही था। बट 2002 में आने तक क्या हुआ है, ये जो पानी है ये बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है, तो आपको सेफ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना है पूरा पॉपुलेशन, मतलब बोथ जो पॉपुलेशन है अर्बन एंड रूरल, सभी पॉपुलेशन के अंदर आपको सेफ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है।
2012 में क्या कहा गया है, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ पोर्टेबल वाटर फॉर एसेंशियल हेल्थ एंड हाइजीन टू ऑल इट्स सिटीजन अवेलेबल विद इन इजी रीच ऑफ द हाउस होल्ड मस्ट बी इंश्योर्ड। 2012 में मिनिमम क्वांटिटी ऑफ पोर्टेबल वाटर जो एसेंशियल होता है हेल्थ एंड हाइजीन के लिए ऑल सिटीजन के अंदर वो जा पाए उसको देखना है, एंड अवेलेबल विद इन इजी रीच ऑफ द हाउस होल्ड मस्ट बी इंश्योर्ड, एंड हाउस होल्ड काम के लिए भी वो पानी इजीली यूज कर पाए वो भी यहाँ पे इंश्योर किया गया है 2012 में। नेक्स्ट क्या है, इंटर बेसिन ट्रांसफर। इस पॉइंट में क्या है, 1987 में वाटर शुड बी मेड अवेलेबल टू वाटर शॉर्ट एरिया बाय ट्रांसफर फ्रॉम अदर एरिया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वाटर शॉर्ट एरिया जहाँ पे है वहाँ पे अदर एरिया से पानी ट्रांसफर करना है, मतलब जिस जगह पे पानी कम है उस जगह पे अदर एरिया से पानी आपको ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन रिवर बेसिन टू अनदर, मतलब एक रिवर बेसिन से और एक रिवर बेसिन में आपको पानी ट्रांसफर करना है बेस्ड ऑन ए नेशनल पर्सपेक्टिव आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द रिक्वायरमेंट ऑफ द एरिया और बेसिन, एंड ये नेशनल पर्सपेक्टिव में होगा एंड उस एरिया का कितना रिक्वायरमेंट है पानी का एंड उस बेसिन एरिया का वो आपको पहले देखना है एंड उसके अकॉर्डिंग ही आपको वो पानी जो है ट्रांसफर करना है। मतलब जिस रिवर में जिस वाटर बेसिन में ज़्यादा करके पानी है उस वाटर मतलब उस रिवर बेसिन से जहाँ पे कम पानी है वहाँ पे पानी आपको ट्रांसफर करना है, उस जगह की ज़रूरत कितना है, रिक्वायरमेंट कितना है, उसके मतलब कंपैरिजन में ही आपको पानी वहाँ पे ट्रांसफर करना है, एंड ये नेशनल पर्सपेक्टिव में होगा, मतलब पूरे इंडिया में सेम वे में ही होगा। 2002 में भी सेम कहा गया है, वाटर शुड बी मेड अवेलेबल टू शॉर्ट एरिया बाय ट्रांसफर फ्रॉम अदर एरिया इंक्लूडिंग ट्रांसफर फ्रॉम वन रिवर बेसिन टू अनदर बेस्ड ऑन ए नेशनल पर्सपेक्टिव आफ्टर टेकिंग इन टू अकाउंट द रिक्वायरमेंट ऑफ द एरिया एंड द बेसिन, एंड उस एरिया का रिक्वायरमेंट कितना है वो आपको पहले देखना है, उसके ऊपर बेस करके ही आपको पानी ट्रांसफर करना है एक रिवर से और एक रिवर में। 2012 में क्या कहा गया है, इंटर बेसिन ट्रांसफर आर नॉट merely for increasing production but also for meeting basic human need and achieving equity and social justice। तो 2012 में मेन क्या कहा गया है कि इंटर बेसिन जो ट्रांसफर जो हो रहा है अब तक हो रहा है 2002 तक प्रोडक्शन के लिए यूज करने के लिए वो ट्रांसफर नहीं हो, मेनली जो ह्यूमन बेसिक नीड है जैसे ड्रिंकिंग वाटर, हाउस होल्ड पर्पस यूज करना, इस सब काम के लिए वो यूज हो पाए ये देखने के लिए यहाँ पे कहा गया है। मतलब इंडस्ट्री पर्पस कोई चीज प्रोडक्शन करने के लिए ये जो इंटर बेसिन ट्रांसफर ये ना हो वो देखने के लिए यहाँ पे कहा गया है। इंटरबेसिन ट्रांसफर ऑफ वाटर शुड बी कंसिडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ ईच केस आफ्टर इवैल्यूएटिंग द एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट ऑफ सच ट्रांसफर। तो वो ट्रांसफर होने के बाद कैसा कैसा इम्पैक्ट हो सकता है, एनवायरमेंट के ऊपर कैसा इम्पैक्ट हो सकता है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, सोशल लोगों के ऊपर कैसा इम्पैक्ट हो सकता है वो आपको पहले देखना है एंड उनके ऊपर बेस करके ही ये इंटरबेसिन ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे मेनली क्या बोल रहा है 2012 में, इंटरबेसिन ट्रांसफर मेनली किस काम के लिए करना है, आपको ह्यूमन बेसिक नीड्स फुलफिल हो पाए इसके लिए आपको करना है, कोई प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, कोई इंडस्ट्री के लिए ये नहीं करना है। एंड वो ट्रांसफर जो करना है वो किसके बेसिस पे करना है कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कैसा हो रहा है उसका वो पहले आपको एवोल्यूट करना है एंड उनके ऊपर बेस करके ही ये वाटर जो है ये आपको ट्रांसफर करना है। तो इंटरबेसिन ट्रांसफर में मेनली क्या बोल रहा है, 1987 एंड 2002 में सेम, जो जगह पे पानी कम है उस जगह पे जो जगह से ज़्यादा पानी है वहाँ से वहाँ पे ट्रांसफ़र करें, इसके बारे में कहा गया है। 2012 में मेनली यहाँ पे दिया गया है कि किस काम के लिए पानी ट्रांसफर होगा, जैसे प्रोडक्शन के लिए नहीं, इंडस्ट्रियल काम के लिए नहीं, बेसिक ह्यूमन नीड्स मीट हो पाए इसके लिए पानी ट्रांसफर होगा एंड ट्रांसफर का इम्पैक्ट कैसा हो सकता है वो पहले एवोल्यूट करना है फिर जाके ट्रांसफर करना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वाटर यूज एफिशिएंसी। वाटर यूज एफिशिएंसी में क्या बोल रहा है यहाँ पे पॉलिसी में, द एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन इन ऑल द डाइवर्स यूजेस ऑफ वाटर शुड बी इम्प्रूव्ड एंड एन अवेयरनेस ऑफ वाटर एज ए स्कार्स रिसोर्स शुड बी फॉस्टर्ड। यहाँ पे यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर
उनका एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए कहा गया है। मतलब आपको लोगों को इंप्रूव करना है, अवेयर करना है लोगों को कि ये जो वाटर है ये स्कार्स रिसोर्स है, कभी भी खत्म हो सकते हैं एंड खत्म हो जाए तो लोग बच नहीं पाएंगे। तो ये आपको लोगों के अंदर अवेयर करना है एंड इम्प्रूव करना है कि आप जितना पानी आपको मिल रहा है वो उससे आप ज़्यादा करके मतलब यूटिलाइज कर पाओ, मतलब वो जो पानी है उसका पूरा ही पोर्शन जो है आप यूटिलाइज कर पाओ आपके काम के लिए। वो एफिशिएंसी के बारे में यहाँ पे कहा गया है। 2002 में एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन इन ऑल द डाइवर्स यूज ऑफ वाटर शुड बी ऑप्टिमाइज्ड एंड एन अवेयरनेस ऑफ वाटर एज ए स्कार्स रिसोर्स शुड बी फॉस्टर्ड। यहाँ पे भी सेम ही कहा गया है 2002 में। 2012 में क्या बोल रहा है? प्रोजेक्ट एंड द बेसिन वाटर यूज एफिशिएंसी नीड टू बी इम्प्रूव्ड थ्रू कंटिन्यूअस वाटर बैलेंस एंड वाटर अकाउंटिंग स्टडीज। तो जितना वाटर यूज हो रहा है बेसिन से नीट के ऊपर, तो वो कॉन्टिन्यूअस वाटर बैलेंस एंड वाटर अकाउंटिंग स्टडी के द्वारा वो आपको कंटिन्यू आपको मॉनिटर करना है, वो कितना पानी आप यूज़ कर रहे हो कितना नहीं, वो आपका जो स्टडी है उनको आपको इम्प्रूव करना है एंड वाटर बैलेंस एंड वाटर अकाउंटिंग इनके ऊपर आपको ध्यान देना है। एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर प्रमोशन रेगुलेशन एंड इवॉल्विंग mechanism for efficient use of water at basin sub-basin level will be established for this purpose all the national level। तो इंस्टीट्यूट आपको अरेंज करना है जिस इंस्टीट्यूट में ये सब रेगुलेट होगा, इवॉल्व होगा मैकेनिज्म, जिस मैकेनिज्म के थ्रू आप वाटर एफिशिएंसी आप बढ़ा सकते हो एंड बहुत सारे आपको इसके लिए एडुकेशन की ज़रूरत है एंड कौन से रिवर में आपको एफिशिएंसी बढ़ाना है कौन से में नहीं, वो सब आपको अगर आप जानना चाहते हो तो आपको इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट आपको ज़्यादा करके करना है, मतलब एडुकेशन आपको ज़्यादा करके देना है। तो इसलिए आपको अलग से इंस्टीट्यूशन भी बनाना है, उसके बारे में यहाँ पे बोल रहा है 2012 में। तो 2012 में मेनली जो पानी यूज़ हो रहा है एफिशिएंसी जितना है उस ज़रूरत के वाइज वो आपको ऑडिट करना है एंड वाटर बैलेंस कितना हो रहा है वो आपको देखना है, इम्प्रूव करना है एंड इंस्टीट्यूट आपको अरेंज करना है ये सब इवॉल्व करने के लिए, मैकेनिज्म कैसे हो सकते हैं ये एफिशिएंसी वो दिखने के लिए एंड लोगों को अवेयर करने के लिए, सभी के लिए आपको इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है। तो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट के बारे में यहाँ पे कहा गया है। तो वाटर एफिशिएंसी में मेनली 1987 2002 ये दोनों में ही आपको ज़्यादा करके पानी को यूटिलाइज करने के बारे में यहाँ पे कहा गया है एंड लोगों को अवेयर देना कि ये पानी कभी भी खत्म हो सकते हैं तो आप अच्छे से इनको कंजर्वेट करो, ये सब अवेयरनेस के बारे में यहाँ पे कहा गया है। एंड 2012 में इनके साथ साथ इंस्टीट्यूशन बनाने के बारे में भी कहा गया है कि आप इंस्टीट्यूशन बनाओ, कैसे आप मैकेनिज्म नए नए मैकेनिज्म इम्प्रूव करो कि आपका वाटर एफिशिएंसी जो है आप बढ़ा सकते हो। तो वो सब के बारे में 2012 में कहा गया है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है फ्लड मैनेजमेंट। तो 1987 में एम्फेसाइज ऑन नॉन स्ट्रक्चरल मेजर सच एज फ्लड फोरकास्टिंग एंड वार्निंग एंड फ्लड प्लेन जोनिंग सो एज टू रिड्यूस द रिकरिंग एक्सपेंडिचर ऑन फ्लड रिलीफ। तो यहाँ पे क्या कहा गया है 1987 में नॉन स्ट्रक्चरल मेजर के ऊपर मेनली यहाँ पे कंसंट्रेट किया गया है, फ्लड फोरकास्टिंग के ऊपर कंसंट्रेट किया है एंड जो फ्लड प्लेन जोनिंग के ऊपर कंसंट्रेट किया है, मतलब जोन बनाए, आप मैप बनाए कौन से एरिया में ज़्यादा फ्लड होता है, कौन से एरिया में मॉडरेट फ्लड होता है, कौन से एरिया में लो फ्लड होता है, उनका जोनेशन मैप आप बनाए, उसके ऊपर यहाँ पे ध्यान दिया गया है एंड उसके थ्रू आपको आप क्या कर सकते हो, फ्लड रिलीफ आप दे सकते हो। मतलब जिस जगह पे कम फ्लड होता है उस जगह पे आपको कम देना है, जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा देना है, वो आप इससे रेगुलेट कर पाओगे, मतलब देख पाओगे एंड कैलकुलेट कर पाओगे। तो यहाँ पे मेनली नॉन स्ट्रक्चरल मेजर जो सब होता है, रिवर एम्बैंकमेंट उसको बनाना, ये सब करना एंड फोरकास्टिंग के ऊपर यहाँ पे ध्यान दिया गया है एंड फ्लड प्लेन जोनिंग के ऊपर यहाँ पे ध्यान दिया गया है। 2002 में क्या है? एम्फेसाइज ऑन नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स सच एज फ्लड फोरकास्टिंग, वार्निंग, फ्लड प्लेन जोनिंग, फ्लड प्रूफिंग सच एज टू रिड्यूस द रिकरिंग एक्सपेंडिचर ऑन फ्लड रिलीफ। यहाँ पे फ्लड प्रूफिंग के बारे में भी कहा गया है। मेनली नॉन स्ट्रक्चरल जो मेजर है उनके ऊपर ध्यान दिया गया है 1987 एंड 2002 में। 2012 में क्या हो रहा है?
while every effort should be made to avert water related disaster like flood and drought, those structural and non-structural measure emphasize should be on preparedness for flood drought with coping mechanism as an option। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल नॉन स्ट्रक्चरल दोनों मेजर के ऊपर ही यहाँ पे ध्यान दिया गया है, क्योंकि ये ड्रॉट फ्लड ये जो एक बहुत बड़ा एक डिजास्टर है हमारे इंडिया में पूरे साल ही होता है, तो इससे अगर आप बचना चाहते हो तो आपको स्ट्रक्चरल मेजरमेंट भी यूज़ करना है, नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स भी आपको यूज़ करना है। अगर आप पहले से प्रिपेयर हो सकते हो कि फ्लड हो रहा है कि ड्रॉट हो रहा है, ये पहले से आपको जानना है, इन सब के ऊपर यहाँ पे ध्यान दिया गया है। ग्रेटर एम्फेसाइज शुड बी प्लेस्ड ऑन रिहेबिलिटेशन ऑफ नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम, तो रिहेबिलिटेशन के बारे में भी यहाँ पे कहा गया है। तो 2012 में जो है बहुत इम्प्रूव हो गए हैं ये जो मैकेनिज्म वगैरह ये सब। नेक्स्ट क्या है, गैप बिटवीन इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएटेड एंड यूटिलाइज। तो गैप मतलब क्या है, जितना इरिगेशन के लिए पानी आपको चाहिए एंड जितना आप पानी यूटिलाइज कर रहे हो उनके अंदर का गैप। तो 1987 में क्या कहा गया है, कंसर्टेड एफर्ट्स सच एज कमेंट एरिया डेवलपमेंट शुड बी मेड टू इंश्योर दैट द इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएटेड इज फुल्ली यूटिलाइज्ड एंड द गैप बिटवीन द पोटेंशियल क्रिएटेड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इज रिमूव्ड। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि आपको इंश्योर करना है कि जितना इरिगेशन का पोटेंशियलिटी है एंड जितना आप दे रहे हो उनका गैप जो है वो रिमूव हो पाए, मतलब जितना आपको चाहिए उतना वो प्रोवाइड कर पाए। 2002 में क्या बोल रहा है, कंसर्टेड एफर्ट शुड बी मेड टू इंश्योर दैट द इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएटेड इज फुल्ली यूटिलाइज, मतलब इरिगेशन का जितना पोटेंशियलिटी है वहाँ पे क्रिएट हो रहा है, मतलब जितना इरिगेशन का ज़रूरत है वो फुल्ली यूटिलाइज हो पाए। एंड किस पर्पस, द कमेंट एरिया डेवलपमेंट अप्रोच शुड बी अडॉप्टेड इन ऑल इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो जिस जगह पे वो हो रहा है उस जगह का जो एरिया है उनको डेवलप करना, ये आपको पहले से मेन पर्पस होना चाहिए कि उस एरिया को आप डेवलप कर पाओ, उसके वजह से ही ये इरिगेशन पोटेंशियलिटी जो है वो मेंटेन किया जाएगा। मतलब 1987 में सिर्फ गैप रिमूव करने के बारे में कहा गया था कि जितना इरिगेशन पोटेंशियलिटी बन रहा है एंड जितना आप पानी यूटिलाइज कर पा रहे हो उनका गैप जो है वो फुल्ली रिमूव हो पाए, मतलब जितना ज़रूरत है उतना पानी आप वहाँ पे दे पाओ, ये इंश्योर करने के लिए कहा गए थे 1987 में। एंड 2002 में क्या कहा गया है, इनके साथ साथ ये तो है ही, इनके साथ साथ जो कमेंट एरिया है जहाँ पे वो हो रहा है, मेन पर्पस ये होना चाहिए कि उस एरिया को डेवलप करना, मेन पर्पस है ये। 2012 में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, ऑल कंपोनेंट ऑफ वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट शुड बी प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन ए परिपसु मैनर सो दैट इंटेंडेड बेनिफिट start acquiring immediately and there is no gap between potential created and potential utilized। तो ऐसे सेम तरीके से आपको करना है, ऐसा प्लान बनाना है जिनका बेनिफिट भी सेम तरीके से हो, जितना जो वाटर रिसोर्स है उनको एक साथ करके आपको लेना है एंड एक सेम तरीके से सेम वे में वो प्लान बनाना है एंड जितना बेनिफिट हो सकता है वो इमीडिएटली उनको स्टार्ट करना है, जैसे वो बेनिफिट इमीडिएटली आपको मिल पाए एंड जितना गैप है वो आपको रिमूव करना है, उनके बारे में तो यहाँ पे कहा गया है। एंड इनके वजह से कोई गैप यहाँ पे नहीं होगा, पोटेंशियल क्रिएटेड एंड पोटेंशियल यूटिलाइज ये गैप यहाँ पे ना रहे, उनके ऊपर भी यहाँ पे कहा गया है। तो कंपैरिजन में हमने क्या देखा कि 1987, 2002, 2012 सभी जो वाटर पॉलिसी है उनमें अगर आप कंपेयर करोगे तो 2012 का जो वाटर पॉलिसी है यहाँ पे ज़्यादा करके इम्प्रूव हुआ है, सभी जो पॉइंट है वहाँ पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है एंड साइंटिफिक वे में नेशनल पर्सपेक्टिव में अभी के लिए जो ज़रूरत है वैसा वाटर पॉलिसी 2012 में हुआ है। 1987 में 1987 के अकॉर्डिंग जैसा ज़रूरत था वैसा वाटर पॉलिसी बना था, 2002 में भी वहाँ पे उस टाइम पे जैसा ज़रूरत था वैसा बना था, 2012 में अभी जैसा ज़रूरत है वैसा पॉलिसी यहाँ पे बना है। तो आई थिंक आपको ये तीनों जो वाटर पॉलिसी है ये आपको पूरा क्लियर हो गया, हमने ब्रॉडली भी इसको डिस्कस किया एंड उनके साथ साथ यहाँ पे कंपैरिजन में भी एक साथ करके डिस्कस किया जैसे आपको अच्छे से समझ में आ सके। आई थिंक आपको पूरा ये समझ में आ गया है, फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।